Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Shahriyar Ahmed, and today we'll be discussing about the alternate dispute resolution methods. This is a very important topic while considering the purview and the realities of our litigation system for the litigants of Pakistan, especially. Since litigation here is a very troublesome mode of enforcing your legal right or obtaining a legal remedy. पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बहुत से फ्लॉज हैं और हमारे यहाँ लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। यहाँ तक कहा जाता है कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो वो तब ख़त्म होगा कि जब इंसान की कोई डेथ हो जाएगी, उसे कम से कम 20-30 साल लगेंगे। इवन द लीगल हेयर्स ऑफ द क्लेमेंट और द person interested in the property, they are contesting the suit instead of the real owner। यानी कि अगर असल मालिक ने केस फाइल किया है तो वो ऐसी कोई रियलिटी है कि उसकी डेथ के बाद उसके वारिसान आगे केस लड़े होते हैं और लिटिगेशन इतनी ज़्यादा चलती है, केसेस पेंडिंग होने की तादाद इतनी ज़्यादा है। सो इन circumstances like these, there is a need for an alternate dispute resolution method। यानी कि हमें अपने लीगल सिस्टम से हट के कुछ ऐसे मेथड्स पे फोकस करना चाहिए कि जिसके थ्रू हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करें कि उसके अंदर कौन सी कैटेगरीज फॉल करती हैं और ये मैकेनिज्म है क्या। सो एज द टर्म सजेस्ट, alternate dispute resolution is a parallel system under which you can enforce or obtain a remedy other than a court of law। यानी कि आप यहाँ पे कोर्ट्स को अप्रोच किए बगैर, कोर्ट्स में केस फाइल किए बगैर आपको जो है अपनी राइट मिल जाता है, आप जो है रेमेडी ले सकते हैं। अदरवाइज जो यूजुअल प्रोसीजर है वो ये है कि यू हैव टू फाइल अ केस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट दोनों पार्टीज को बुलाएगी, कोर्ट वो केस सुनेगी और फिर आपके हक में अगर फैसला होना हुआ तो वो होगा। ये एक यूजुअल प्रोसीजर है। अब हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट में। 2017 में ये एक्ट इनेक्ट हुआ है और इसका सेक्शन 2 है, सब क्लॉज ए, which defines alternative dispute resolution as a process in which parties resort to resolving a dispute other than by adjudication by courts, and includes but is not limited to arbitration, mediation, conciliation and neutral evaluation। अगर किसी का कोई माइक ऑन है तो काइंडली आप लोग ऑफ कर दें ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक क्लियरली आवाज जा सके। थैंक यू। आपके कोई भी क्वेश्चंस होए वो हम एंड पे एंटरटेन करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रख सकते हैं, मैं एंड पे क्वेश्चंस लूंगा। सो अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली होस्ट या जिसका भी ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दे। थैंक यू। अच्छा, प्रोसीडिंग फर्दर, मैंने अभी आपके सामने सेक्शन 2 सब क्लॉज ए की डेफिनेशन रखी है जो कि हमारा एडीआर एक्ट है 2017 का। Now, as per the definition, there are different modes of dispute resolution. Number 1, negotiation. Number 2, mediation. Number 3, conciliation. Number 4, arbitration. Number 5, settlement. Number 6, private judge. Number 7, evaluation। So different modes हैं और वो डिफरेंट मोड्स डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर स्टेट्स के डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको बता दूं तो यहाँ पे जो फॉलो होते हैं उनमें है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन और कंसिलिएशन। अब मैं आपको इन टाइप्स को डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फर्दर ऑन। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो है निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब है किसी से निगोशिएट करना, बार्गेन। आम लफ्जों में आप निगोशिएशन करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। कैसे? आप कोई सब्जी लेने जाते हैं, आप कोई चीज दुकानदार से खरीदने जाते हैं, आप उससे बार्गेन कर रहे होते हैं कि इतने में वो 5 रुपए डिस्काउंट दो, इतना दो। तो आप उससे डिस्कस कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, जिससे एक एग्रीमेंट रीच हो, जिससे दोनों पार्टीज खुश हों। आप भी वो चीज परचेज करने में राजी हो और वो बंदा वो चीज सेल करने में राजी हो। इसे हम कहते हैं निगोशिएशन प्रोसेस।
ये एक मैंने आपको सिंपल लाइफ रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल दी है। अब यही हम अगर लीगल एस्पेक्ट में ले आए, व्हेन देयर आर टू पार्टीज आर एट अ डिस्प्यूट, आप कोर्ट्स क्यों जाते हैं? आप कोर्ट्स कब जाते हैं? जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तभी जाते हैं ना। वैसे किसी पार्टी को क्या जरूरत है कोर्ट जाने की और वो फीस वगैरह पे करने की? whenever there is a dispute, then there arises a cause of action to approach the court. डिस्प्यूट को हल करने के हमारे पास दो तरीके हो गए, एक है कोर्ट के थ्रू, दूसरा है एडीआर मेथड्स में से किसी एक मेथड के थ्रू। अब निगोशिएशन से कैसे हल हो सकता है? निगोशिएशंस में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जो दोनों पार्टीज हैं, एक से ज्यादा पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती है ना, वो बैठ जाती हैं टेबल पे कि आए भाई हम अपना मामला जो है वो खुद डिस्कस करते हैं कि क्या बनना है क्या नहीं। मिसाल के तौर पे, अगर किसी पार्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई मैंने इससे 5 लाख रुपए की इससे मैंने चीज लेनी थी, ये मुझे अब कह रहा है कि मार्केट में इसकी वैल्यू 6 लाख हो गई है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की आप मिसाल ले लें जो रोजमर्रा की जिंदगी में, कि आप बयाना देते हैं, वो बाद में कहता है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो बढ़ गई है, तो अब मैं जो है ना नई वैल्यू पे आपसे आपको बेचूंगा मैं। तो अगर आपसे कोई उससे आपकी डील हुई हुई है कोई मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की, कि आप 10 लाख में एक चीज खरीद रहे हैं, वो कहता है कि अब उसकी जो प्राइस है वो 12 लैक्स हो गई है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो गया। डिस्प्यूट अराइज हुआ, अब आप दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है, या तो आप लोग अपना अपना वकील करेंगे, वकील को अलग पैसे देंगे, वो मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में वो मामला 3 साल 4 साल चलेगा। सिविल लिटिगेशन पाकिस्तान में बहुत टाइम लेती है, दिस इज द रियलिटी। तो पार्टीज का टाइम भी जाया होगा, पार्टीज के पैसे भी लगेंगे, वकील को भी आपने पैसे देने हैं। तो इससे अच्छा है कि पार्टीज खुद बैठ के मामला हल कर ले नेगोशिएशन के थ्रू। सो नेगोशिएशन एंड ऑल अदर मेथड्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आपको वकीलों के पैसे नहीं देने, नंबर टू यहाँ पे आपको अदालत का जो टाइम जाया होता है वो नहीं होगा, आपको स्पीडी रेमेडी मिलती है। अब हमारी अदालतों पे वर्कलोड इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क में लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। हर बंदा उठता है, वो कहता है कि भाई मैं अपना इशू कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स, कि पहले मैं खुद हल करने की कोशिश करूँ, एडीआर को कोई अप्रोच नहीं करता। अब ये जो एडीआर है ये हमारी सोसाइटी में डिस्करेज इसलिए किया जाता है क्योंकि वकील समझते हैं कि ये हमारी रोजी पे लात मारने के मुतरादिफ है। ऑब्वियसली व्हेन देयर आर एडीआर मेथड्स अवेलेबल, देन लेसर और फ्यूअर पीपल विल फाइल केसेस। उससे क्या होगा, वकीलों की रोजी रोटी क्या कम होगी, या कम लोग जो हैं वो वकील हायर करेंगे। सो वो जो हमारी लॉयर कम्युनिटी है वो इसे एज अ थ्रेट लेती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयर प्ले एंड स्पीडी रेमेडी, इसको भी प्रमोट करना चाहिए और हमारे जो लॉयर्स हैं उनको इससे इक्विप करना चाहिए। ये एक स्किल सेट है। जो हमारे मॉडर्न लॉयर्स बन रहे हैं, यंग लॉयर्स हैं, इवन एक आम सिटीजन है, उसको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मैंने किस तरह निगोशिएट करना है, और को ये पता हो कि ये राइट्स मेरे हैं और मैं इसको इस तरह से इन्फोर्स करवा सकता हूँ। हमने पहला मेथड अब डिस्कस कर लिया है निगोशिएशन का। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो है मीडिएशन। किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक आप ऑफ कर लें प्लीज। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरा मीडिएशन का आता है, मीडिएशन में फर्क ये है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। आप किसी को भी थर्ड पार्टी बना सकते हो अपने डिस्प्यूट में, वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसा घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जो आप दोनों जिसकी रिस्पेक्ट करो। मैं इसकी आपको गांव के पर्सपेक्टिव से मिसाल देता हूँ। जो गांव में कोई सरपंच वगैरह होते हैं, या आपके मोहल्ले में या फैमिली में कोई बुजुर्ग होता है, आप लोग दोनों पार्टीज उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि सर आप आए, आप हमारे दरमियान मामला तय करवाएं, वो दोनों पार्टी से डिस्कशन करता है। सो मीडिएटर इज अ थर्ड पर्सन विच इज एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज, और वो जो है दोनों पार्टी से डिस्कशन करता है और वो कोशिश करता है कि दोनों पार्टीज एक नतीजे पे पहुंचे और दोनों पार्टीज के जो डिस्प्यूट है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ देखा कि फर्क इसका निगोशिएशन से क्या निकला, कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होती है, वो थर्ड पार्टी उन दोनों से मिलती है, उनसे बात करती है ताकि वो कोई रिजल्ट पे निकले और कोई इसका हल हो सके। हमारे पास फिर जो अगली कैटेगरी आती है वो है कंसिलिएशन की।
कंसिलिएशन में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसका इसका जो है मीडिएशन से डिफरेंस इस तरह से है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्टिवली काम करती है। मीडिएशन में थर्ड पार्टी सिर्फ जो है ना दोनों पार्टी से डिस्कस कर सकती है, लेकिन कंसिलिएशन में थर्ड पार्टी सोल्यूशन देती है। यानी कि आपने अगर एक बंदे को, एक एक्सपर्ट है, आपने उसको बुला लिया कंसिलिएशन के लिए, वो आपको सॉल्यूशंस देगा दोनों पार्टीज को कि देखें मैंने आपका जो है आपके डिस्प्यूट में मेरा ये मशवरा है, आपको ये करना चाहिए। जो मीडिएशन होती है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो होती है, लेकिन वो सॉल्यूशंस नहीं देता, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बस दोनों पार्टीज की सुलह करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि दोनों पार्टीज बात करें और उनका जो डेडलॉक है उससे ब्रेक करने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास जो अगली कैटेगरी आती है वो इवैल्यूएशन की भी है। ये पाकिस्तान में फिलहाल ये स्कोप कम है, इसका यूएस और यूके और जो फॉरेन जुरिस्डिक्शंस है वहां पे इसका ज्यादा स्कोप है। इवैल्यूएटर्स वो लोग होते हैं जो आपका सब्जेक्ट मैटर, आपका केस इवैल्यूएट करते हैं। यूएसए और यूके में लिटिगेशन बहुत एक्सपेंसिव है, आपको शायद पता नहीं है। वहां पे अगर आप फ्रिवलेस लिटिगेशन करते हैं ना, फ्रिवलेस लिटिगेशन का मुराद ये है कि आपका कोई राइट नहीं है, आप बस किसी को तंग करने के लिए मुकदमा दायर कर देते हैं कि पेशियां भुगतेगा, ये बंदा तो इसे खुद समझ लग जाएगी। आप लोगों की जब लड़ाइयाँ होती हैं आप कहते हैं कि मैं इसको तंग करने के लिए इस पे केस करता हूँ, रोज ये पेशियां भुगतेगा ना, ये जलील होगा, इसको पता लगेगा। बाहर ऐसा कल्चर नहीं है। बाहर आप किसी को फ्रिवलेसली, वेक्सेशियसली आप उसको ना लिटिगेशन में नहीं आप फंसा सकते कि मैं केस कर लूंगा, रोज तरीके हैं, तू जो है वो भुगतेगा, ये करेगा। बाहर अगर इस तरह होता है तो कोर्ट हैवी चार्जेस और हैवी डैमेजेस डालती है जिस पार्टी ने जो है वो केस फाइल किया। हमारे यहाँ भी उसे कॉस्ट कहते हैं। तो बाहर ये होता है कि पार्टीज कोर्ट में जाने से पहले अपना केस इवेल्युएट करवाती हैं। इवेल्युएशन का मतलब ये होता है, इवेल्युएटर एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि केस देख के बताता है कि आपके केस में कितनी जान है। मेरे पास कोई बंदा केस ले आए कि सर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट का केस है, तो आप हमें बताएं हमें फाइल करना चाहिए कि नहीं, वहां मैं इवेल्युएटर का रोल अदा कर रहा हूँ। मैं उसकी फाइल देखूंगा, मैं कहूंगा भाई आपका ये चीजें हैं, आपके 80% चांसेस हैं जीतने के, आपको इतना डैमेजेस मिल सकते हैं। उसका 1 करोड़ का नुकसान है, मैं कहूंगा आपको 30 लाख 40 लाख तक मिल सकते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि उस डिस्प्यूट की जो वर्थ है वो कितनी है। और अगर मैं उसे बता देता हूँ कि भाई आपके चांसेस बहुत कम है, और मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप ना फाइल करो, तो फिर वो फाइल नहीं करेगा। सो बाहर के कंट्रीज में प्री फाइलिंग स्टेज होती है, केस दायर करने से पहले वो लोग इवैल्यूएटर से पूछते हैं, अपने केस की पूरी जांच करवाते हैं कि क्या हम केस दायर करें तो हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं देखी जाती। अगर आप किसी एक्सपर्ट से फाइल पढ़वा लें तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरा केस कितना कमजोर है या मेरा केस कितना मजबूत है, कि मैं इसे फाइल करूं तो मुझे बड़ा फायदा होगा, मैं केस जीत जाऊंगा। तो ये चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती है। ये हमारी जो है ना इवैल्यूएशन वाली कैटेगरी आ गई। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फिर आती है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए जो पाकिस्तान में कानून है वो आउटडेटेड है, उसको होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन सैडली हमारे पास वही कानून मौजूद है। वो है हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का। आर्बिट्रेशन क्या होती है इसके अंदर, ये जो मैंने आपको पिछले मेथड सारे बताए हैं ना, ये सारे मेथड्स जो हैं ये नॉन बाइंडिंग है। मकसद ये कहने का कि जो निगोशिएशन, मीडिएशन, रिकंसिलिएशन, इसके अंदर कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, यानी कि पार्टीज पे ये पाबंदी नहीं लग जाती कि आप केस फाइल ही नहीं कर सकते। पार्टीज को सिर्फ मशवरा दिया जाता है, वो आगे पार्टीज पे है कि पार्टीज या केस फाइल करना चाहती हैं या वो जो पार्टीज हैं वो केस फाइल नहीं करना चाहती। लेकिन आर्बिट्रेशन में आते साथ ही आपका बाइंडिंग हो जाता है कि जब आप आर्बिट्रेशन पे अप्रोच करते हैं तो वो जो आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं ना, पैनल होता है, जो भी वो फैसला देंगे वो फैसला बाइंडिंग होता है। ये मेजर डिफरेंस है। आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? आर्बिट्रेटर्स लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, उनका एक पैनल बनता है। आर्बिट्रेशन एक्ट की मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि ये डिटेल में जाएंगे तो बाकी टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे। आर्बिट्रेशन एक्ट में को बताया हुआ है कि कोर्ट की क्या पावर्स हैं। 3 मोड्स हैं आर्बिट्रेशन के इस एक्ट के तहत। नंबर 1, आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को अप्रोच किए बगैर आर्बिट्रेशन कैसे करनी है। आपने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनानी है, दोनों पार्टीज की रजामंदी होगी, और उसके बाद वो हर पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है। 2 आर्बिट्रेटर हो तो तीसरा एम्पायर बनता है। उसके बाद वो फैसला दें, उसे अवॉर्ड कहते हैं।
वो फैसले को फिर वो कोर्ट में इन्फोर्स करवाते हैं। ये था पहला। दूसरा, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जब पार्टीज जो हैं उनका मसला हल नहीं हो रहा, फिर कोर्ट इंटरवीन करती है। कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि जो आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया उसे मॉडिफाई कर सकती है, उसको रिसेंड कर सकती है, उसे अल्टर कर सकती है, उसे रद्द भी कर सकती है। फिर है सूट में, आपका मुकदमा चल पड़ा है। मुकदमे के दौरान आप दरख्वास्त दे सकते हो अदालत में कि जनाब हम चाहते हैं कि हमारा आर्बिट्रेशन से केस हल हो जाए। तो कोर्ट वहीं आपका ट्रायल रोक देगी, आपकी प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी और कोर्ट आपका मामला आर्बिट्रेशन में रेफर कर देगी। जब आर्बिट्रेशन का फैसला आएगा तो वो अवार्ड कोर्ट जजमेंट के तौर पे इन्फोर्स करवा देगी, और अगर वो नहीं होता फिर वो प्रोसीडिंग्स वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक मेजर सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि आर्बिट्रेशन का सिस्टम चलता कैसे है। आर्बिट्रेटर्स की मुख्तलिफ पावर्स दी गई हैं इस एक्ट में। ये भी बताया हुआ है कि आर्बिट्रेटर्स कब आप रिमूव कर सकते हैं, कोर्ट की क्या पावर्स हैं, कोर्ट कैसे अपॉइंट कर सकती है, किन सर्कमस्टांसिस में अपॉइंट करना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड देगा आर्बिट्रेटर या जज, वो बाइंडिंग हो जाता है। और उसका फायदा आपको ये होता है कि एक तो उसके अंदर, काइंडली रुस्तम आप अपना माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। उसके अंदर ये फायदा है कि जो कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड सेट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे आर्बिट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने 60 दिन के अंदर आपने जो है वो आर्बिट्रेशन का फैसला देना है, ज्यादा टाइम लेना है 30 डेज एक्सटेंशन मिल जाएगी। यानी कि आपको 3 से 4 महीने में केस आपका हल हो जाएगा। जबकि आम अदालतों में आपको 2 साल 3 साल तक लग जाते हैं, स्टे होता है, आगे फैसला होता है कि नहीं होता, कभी वकील छुट्टी पे है, कभी जज छुट्टी पे है, तो बहुत लटकता है आपका केस। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता। तो ये थी हमारी आर्बिट्रेशन की कैटेगरी। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे प्राइवेट जज कैटेगरी का भी डिस्कशन किया। प्राइवेट जज एक एक्सपर्ट होता है, जज होता है, वो रिटायर्ड भी हो सकता है, एक्टिंग भी होता है। ये जो स्कोप है ये आपको यूएसए और यूके में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहाँ पे प्राइवेट जजेस का बहुत ज़्यादा रुझान है कि आप एक पूरा प्राइवेट जज ही जो है वो आप हायर कर लेते हैं, और वो जो प्राइवेट जज है वो फिर आपके केस का फैसला करता है। ये मैंने अब आपके सामने मेजर टाइप्स रखी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक लॉज में पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं आर्बिट्रेशन के हवाले से, एडीआर के हवाले से। आर्बिट्रेशन के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया, हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का। एडीआर के हवाले से हमारे पास आया एडीआर एक्ट 2017। उसके बाद पंजाब एडीआर एक्ट 2019। ये दो हमारे पास नई लेजिस्लेशंस आई हैं पोस्ट 2017। अब मैं आपके साथ आर्बिट्रेशन एक्ट, अगर आप लोगों के पास है तो वो आप ओपन कर सकते हैं, मैं वहां से आपके साथ कुछ प्रोविजंस इसकी शेयर करूंगा। आर्बिट्रेशन एक्ट, सॉरी, एडीआर एक्ट 2017, इसका जो प्रियम्बल है वो कहता है इट इज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, and whereas an alternate dispute resolution system can facilitate settlement of dispute expeditiously without resort to formal litigation। ये इसका मकसद है। अब हम इसकी डेफिनेशंस में आए थे। डेफिनेशंस में मैंने आपको एडीआर बता दिया कि एडीआर क्या होता है। अब एडीआर सेंटर, हमारी गवर्नमेंट ने अब कुछ एडीआर सेंटर्स बना दिए और कुछ एक्सपर्ट्स मीडिएटर बना दिए। ये जो मीडिएटर हैं ये एक्रेडिटेड होने चाहिए, यानी कि जो एडीआर सेंटर्स बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट के गैजेट से नोटिफाइड शुदा जो लोग होंगे वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो मीडिएटर्स के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने एक प्राइवेट मीडिएटर नहीं हायर करना, आप एडीआर सेंटर में रुजू कर सकते हैं। मुख्तलिफ एडीआर सेंटर्स जो गवर्नमेंट गैजेटेड, गवर्नमेंट नोटिफाइड है, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट के लिए। आगे आर्बिट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, कंसिलिएशन भी आपके साथ शेयर हो गया है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल इस एक्ट में डिफाइन हुआ है अंडर सब सेक्शन 2 सब क्लॉज जे। Neutral includes an arbitrator, conciliator, evaluator, and mediator, and any other impartial person who is included in the panel। यानी कि एडीआर मेथड्स में कोई भी थर्ड पर्सन जिसको इंक्लूड किया जाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, वो आपका न्यूट्रल होता है। ये इसमें डिफाइन हुआ है। न्यूट्रल के भी अब पैनल बनाए हुए हैं। अब इस एक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वकला नोटिफाई किए हैं जिनका 7 साल से ज्यादा तजर्बा है, जिनको पार्टीज एज न्यूट्रल्स हायर कर सकती हैं।
अब ये जो न्यूट्रल्स हैं, ये जो आर्बिट्रेशन वाले लोग हैं, ये जो मीडिएटर्स हैं, आपने इनको भी कुछ ना कुछ फीस पे करनी होती है। लेकिन वो जो फीस पेमेंट होती है वो दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है और दोनों में डिवाइड होती है। और वो ऑब्वियसली एक वकील की फीस और केस की जो लिटिगेशन है उससे कम होती है। आपको जो हैसल वगैरह है लिटिगेशन की वो बच जाती है, आपका टाइम भी बचता है। इसका जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि सिविल मैटर्स में मामला एडीआर में कब रेफर हो सकते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे मामला रेफर नहीं भी हो सकते। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टीज का कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने मामला एडीआर में लेके जाना है, अगर एक भी पार्टी डिनाई करती है, रिफ्यूज करती है, आप वो मामला एडीआर में लेके नहीं जा सकते। सो द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू रेफर द मैटर टू एडीआर, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, यानी कि एक ऐसे ही लीगल टेक्निकलिटी है जो कोर्ट के अलावा हल ही नहीं हो सकती। क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं है। कोई कानूनी बहस है और ऐसी कि जो एक आर्बिट्रेटर या जो एक एक्सपर्ट है वो उसको हल नहीं कर सकता, लिहाजा उसको कोर्ट में ही चलना उसके लिए बेहतर है, तो वो फिर कोर्ट सुनती है। फिर कोई ऐसा केस जिसका कोर्ट को पता है कि इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां कोर्ट को पता लग जाए कि पार्टियों ने नहीं मानना, वहां भी कोर्ट जो है वो मना कर सकती है कि आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर आपको भी पैनल ऑफ न्यूट्रल्स का बताया, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अब आगे फिर एडीआर प्रोसीडिंग्स चलती हैं, दोनों पार्टीज आती हैं, उन्हें वो उसी तरह सुना जाता है जिस तरह कोर्ट्स में मतलब होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसीजर फर्क होता है, इनफॉर्मल थोड़ा सा होता है। और उसके बाद जब ये सारा मामला सुना जाता है, स्पीडीली इसको चला जाता है लेके 60 to 90 डेज में इसको हल किया जाता है। उसके बाद सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट वो होती है कि जहाँ दोनों पार्टीज एग्री कर लेती हैं किसी भी अमाउंट के लिए। मिसाल के तौर पे दोनों पार्टीज का क्लेम था, कॉन्टेस्ट कर रहे थे, कोई 50 लाख का डिस्प्यूट था, एंड पे दोनों पार्टीज के आपस में सेटलमेंट हो जाती है कि 30 लाख में सेटलमेंट हो गई। इसको हम कहते हैं सेटल कर लेना, मामले को नेगोशिएट कर लेना। सेटलमेंट जब हो जाए एडीआर के थ्रू, तो वो पार्टीज वो उसको रेफर करती हैं कोर्ट में और कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करा लेती हैं। यानी कि जो भी फैसला आपके एडीआर के थ्रू, आर्बिट्रेशन वगैरह के थ्रू होगा, उसको आपने कोर्ट में रेफर करना है, कोर्ट एज इट इज उसको एज जजमेंट एनफोर्स करवा देगी, आपकी सेटलमेंट भी एज जजमेंट एनफोर्स हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। सेटलमेंट के बाद आर्बिट्रेशन है तो उसके अंदर अवार्ड होता है। अब सेक्शन 11 इसका डील करता है फेलियर ऑफ एडीआर से। एडीआर अगर फेल हो जाए फिर क्या होगा। इसके अंदर कहा हुआ है, इफ द एफर्ट्स ऑफ न्यूट्रल फेल टू ब्रिंग आउट अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और डज नॉट रिजल्ट इन एन अवार्ड, द न्यूट्रल shall submit a report to the court which shall proceed with the case from the stage it was referred for the ADR। सेटलमेंट होती है, कोई पैसा इन्वॉल्व है सिविल केस में। अवार्ड हो सकता है कि कोई आपने उसको राइट दे दिया, आपने कोई इसको कहा है कि ये प्रॉपर्टी इसी की है, तो वो आपने एक अवार्ड दे दिया। अगर ये चीजें नहीं होती, एडीआर काम नहीं करता, तो केस वापस वहीं से चलेगा। अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ आम प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अगर आप एडीआर करते हैं केस फाइल करने के बाद, एडीआर के दो तरीके हैं। केस फाइल करने से पहले आप अदालत जाएं ही ना, आप अपना मामला पहले ही एडीआर में लेके चले जाएं, ये आपके पास पहला मेथड। दूसरा मेथड, सूट फाइल हुआ है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन देनी है विद रेफरेंस टू एडीआर। उसके बाद जज साहब जो हैं वो वहाँ ट्रायल रोक देंगे, आपका केस वहीं पोस्टपोन हो जाएगा, साथ ही मामला एडीआर में रेफर हो जाएगा। वो पहली मशीनरी बंद, दूसरी मशीनरी स्टार्ट, तो उसके बाद आपका मामला एडीआर में चलेगा। एडीआर में मामला फेल कर गया, वापस आप कोर्ट में आएंगे और कोर्ट में मामला वहीं से चलेगा जहां से रिज्यूम हुआ था। सो ये बेसिक प्रोसीजर है हमारे पास एडीआर का, और जो यूजुअल कोर्ट प्रोसीजर होता है उसका। मैंने आपको बताया कि एडीआर दो जो है ना नेचर्स में हो सकती हैं। क्रिमिनल केसेस में भी हो सकती हैं, सिविल केसेस में भी हो सकती हैं। सिविल केसेस का मैंने आपको बता दिया। क्रिमिनल केसेस में किस जगह हो सकती हैं, सेक्शन 14 है एडीआर एक्ट 2017, वो बताता है कि सेक्शन 345 के तहत जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी आपस में सुलह वगैरह हो सकती है,
कंपाउंडेबल होते हैं। सेक्शन 345 में वो ऑफेंसेस लिस्ट हुए हैं, ये छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, गाली गलौज, किसी को मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, कोई इस तरह के पेटी ऑफेंसेस, ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये कंपाउंडेबल है अंडर सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो इस सेक्शन के तहत जो भी ऑफेंसेस हैं उसको आप एडीआर में रेफर कर सकते हैं थ्रू दिस एक्ट। अब लास्टली जो इसका सेक्शन 15 है वो बताता है कि आपने फीस कैसे पे करनी है, वही के दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री हो तो वो फीस पे कर सकती हैं। फिर सेक्शन 16 बताता है कि आपने इवैल्यूएटर की सर्विसेज अगर यूटिलाइज करनी है तो वो कैसे करनी है। यहाँ पे अब इवैल्यूएटर का कॉन्सेप्ट 2017 के अंदर लॉ बना है तो आया है, उससे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट यूके और यूएसए में तो बहुत ज्यादा अरसे से चल रहा है, 200 साल से ज्यादा का अरसा है जब से उनकी वो इवॉल्व कर रहा है लॉ, तब से चल रहा है इवेल्युएटर का कॉन्सेप्ट। तो लेकिन ये अब यहाँ पे लेट है, यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज ऐड की है। इसका जो एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है ना कॉस्ट का, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। इसके अंदर ये है कि अगर दोनों में से एक आप लोगों ने एडीआर का अवार्ड आपको मिल गया, अवार्ड अगर उन्होंने सजेस्ट किया और दोनों में से एक पार्टीज ने कोई रिफ्यूज कर दिया उसको, तो जो पार्टी फिर रिफ्यूज करती है फिर कॉस्ट उसे पड़ती है केस की। मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने केस आपका दायर हो गया, आपने केस दायर किया है, आपने कहा कि इसने मेरे 20 लाख रुपए देने थे, ठीक हो गया, केस चला कोर्ट में, आप दोनों पार्टीज राजी हो गई कि हम एडीआर के थ्रू इसको रिजॉल्व करते हैं। एडीआर में जो आप चले गए आर्बिट्रेटर के पास, उसने अवार्ड दिया कि भाई आपके 20 लाख रुपए नहीं बनते, आपके 15 लाख रुपए बनते हैं। बताओ, दूसरी पार्टी को कहता है कि भाई देने को तैयार हो, उसने कहा जी मैं 15 लाख देने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे फैसला 15 लाख का आ गया है, लेकिन उसे आप मानने को तैयार नहीं, आप कहते नहीं जी नहीं, मेरे पूरे 20 लाख रुपए बनते थे, मैंने उससे 1 रुपया कम नहीं लेना। यहाँ पे आप बड़ा वीडियो आर्बिट्रेटर के, सेक्शन। सर काइंडली जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, इस तरह बड़े मसला होता है। अब आपका, उसने आर्बिट्रेटर ने कहा कि आपने जो है वो 15 लाख रुपए आपका बनता है, वो आप जो है आपको मिल जाएंगे। आप कहते हो नहीं, मुझे 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं मंजूर, मेरा पूरा 20 लाख रुपए का क्लेम बनता है। यहाँ पे आप आर्बिट्रेटर के अवार्ड को रिफ्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप पे के कोर्ट में केस दायर करने की कॉस्ट आप पे पड़ेगी। वरना जो यूजुअल लॉ है, जो यूजुअल जुरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है कि कॉस्ट उस पार्टी पे पड़ती है कि जिसने वेक्सेशियसली लिटिगेशन की है। मिसाल के तौर पे अगर आपका हक बनता है, दूसरी पार्टी ने आपका हक गलती से जो है ना जानबूझ के आपका हक लिया है, और आप प्रूव कर देते हो, तो दूसरी पार्टी को जुर्माना भी पड़ता है और अंडर सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी कॉस्ट भी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे जो केस दायर कर रहा है उसी पे कॉस्ट पड़ी, क्यों? क्योंकि उसने आर्बिट्रेटर का अवार्ड नहीं माना, अवार्ड हो गया था, दूसरी पार्टी मान गई थी, वो नहीं माना। तो एक ये भी इसके अंदर डिफरेंस है। एडवोकेट अशोक खत्री सर प्लीज। जी ये पाकिस्तान लॉयर की टीम जो है वो ये अपलोड कर देगी यूट्यूब पे। इनका जो यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो कर लें, तो उस पर वो लेक्चर्स आ जाते होते हैं। मैं अब आगे ना, मैंने आपसे ये एडीआर एक्ट शेयर कर लिए, अब मैं आपसे एक और लॉ शेयर करता हूँ जो कि पंजाब में आया है। ये 2019 का एक्ट है, पंजाब एडीआर एक्ट ऑफ 2019। इसके अंदर थोड़े से कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी मेजर लॉ सेम है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर सेक्शन 9 कॉन्फिडेंशियलिटी का है। ये कहता है कि आप जो भी मामला एडीआर में लेके जाएंगी दोनों पार्टीज, तो जो वहां पे मीडिएटर होगा, नेगोशिएटर होगा, आर्बिट्रेटर होगा, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसने दोनों पार्टीज की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। उसने कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन दोनों पार्टीज की कहीं भी उसने लीक नहीं करनी, दोनों पार्टीज की जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है उसका उसने ख्याल रखना है। तो ये चीज इसके अंदर आती है। सेक्शन हमने डिस्कस किया 9। अब हम आगे चलते हैं इसके सेक्शन 12 और 13 की तरफ। सेक्शन 12 बताता है एडीआर प्रोसीडिंग्स किस तरह हो सकती हैं। एडीआर प्रोसीडिंग्स पार्टीज खुद नहीं करेंगी, ऑथराइज एजेंट या अटॉर्नी करते हैं।
वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो वो आपका केस लड़ता है ना, उसको इख्तियार देते हैं। इसी तरह आप कोई भी ऑथराइज एजेंट या अटॉर्नी के थ्रू आप अपनी एडीआर प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। और कौन कौन से लोग हैं जो एडीआर परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको कुछ बताए हैं। सेक्शन 11 है पंजाब एडीआर एक्ट 2019 का, वो पूरी ये लिस्ट दे रहा है आपको कि कौन कौन से लोग हैं जो एडीआर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास नंबर 1 आती हैं पार्टीज डायरेक्टली। पार्टीज खुद भी कर सकती हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? नेगोशिएशन, पार्टीज खुद आपस में बैठें, सुलह सफाई करें, मामला नेगोशिएट करने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर 2 आती है काउंसिल ऑफ पार्टीज। पार्टीज के जो वकील हैं, वकला हजरात हैं, आपने देखा होगा वो भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं कि ये मामला जो है कोर्ट में लंबा चलेगा, तो दोनों वकील मिल बैठते हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं, अपनी अपनी पार्टी से पूछ के, हाँ जी मेरी पार्टी इतना कह रही है, आपकी पार्टी इतना कह रही है, तो हम जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी। थर्ड होते हैं हमारे पास कोई और ऐसे सिलेक्टेड पार्टीज या पर्सन्स जिसको आप रिकॉग्नाइज करें। मिसाल के तौर पे कोई एक्सपर्ट हो सकता है, आपके कोई घर का बुजुर्ग हो सकता है अगर कोई घरेलू डिस्प्यूट्स हैं, आपके कोई सीनियर हो सकता है अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई मसला है, एडीआर सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, यहाँ एडीआर सेंटर की भी बात हो रही है, और एक प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है जिसको एडीआर रिकॉग्नाइज्ड हो, एक्रेडिटेड पर्सन। तो ये सारे वो लिस्ट ऑफ पर्संस हैं जो कि एडीआर परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील एंड रिवीजन पार्ट। No revision or appeal shall lie from the decree or order of the court under this act except provided by this section. A public prosecutor may challenge the judgment of a court with regard to case falling under subsection 2 of section 345. इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत कोई अपील या रिवीजन लाई नहीं करती। इसकी मैं आपको रीजंस दे देता हूँ। राइट ऑफ अपील is a statutory right, it is not your fundamental right. फंडामेंटल राइट है फेयर ट्रायल का, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको एक बार फेयर ट्रायल मिलेगा। अपील का राइट हमेशा कानून प्रोवाइड करता है। इस कानून में अपील का राइट क्यों नहीं है? नंबर 1, आपको एडीआर मेथड के थ्रू आपका मसला हल हुआ है, उसके बाद अपील का राइट देंगे तो फिर आप कोर्ट चले जाएंगे, तो एडीआर का सारा मकसद ही फौत हो जाएगा। एडीआर का तो मकसद ये था कि आपने कोर्ट नहीं जाना, आपने कोर्ट के बगैर मामले को जल्दी हल करना है। अगर आप अपील करते हैं फिर आप कोर्ट में जाएंगे, आपका वो मकसद फौत हो गया। नंबर 1 रीजन ये। नंबर 2 रीजन कि अगर आप अपील में जाएंगे तो अपील में जो है वो लिटिगेशन एक तो इंक्रीज होगी, दूसरा ये एक पेटी मैटर होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ सीरियस मामला नहीं है जिसमें अपील या रिवीजन की जरूरत पड़े। कोई मर्डर केस नहीं है, कोई इस तरह का सीरियस हीनियस कोई टेररिज्म का केस नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे मुझे राइट ऑफ अपील चाहिए। कोई इस तरह का क्रिमिनल केस नहीं है, इम्प्रिजनमेंट का केस नहीं है। सो ऑल द सर्कमस्टांसेस, ऑल द केसेस विच एंटेल हार्शर पनिशमेंट amounting to imprisonment for a term exceeding 1 year, 2 year, or for life imprisonment or sentences punishable with death, they have the right to appeal. But there is no right to appeal in circumstances which amount to petty offences, such as offences which are compoundable under section 345. लिहाजा इसलिए यहाँ पे राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया। मैं अब आगे आपसे कुछ इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है सेक्शन 18 के तहत। वो कहते हैं कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, जो भी अदर लॉज मौजूद हैं वो इसके ताबे हैं। और यहाँ पे सेक्शन 20 के तहत गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि गवर्नमेंट एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करके दे सकती है कि एडीआर सेंटर्स ने काम किस तरह से करना है, एडीआर सेंटर्स की जुरिस्डिक्शन क्या है, एडीआर सेंटर्स का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ये भी बता सकती है कि एक्रेडिटेशन अथॉरिटी कौन सी होगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश करती है, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मीडिएटर एसोसिएशन पीएमए भी मौजूद है। फिर एडीआर की कॉस्ट और फीस क्या होगी वो भी बताएगा। इसके अंदर अमेंडमेंट भी हो सकती है। और सेक्शन 89A सीपीसी का इसने रिपील कर दिया है पंजाब एडीआर एक्ट 2019 में। मैं अब आपको वो इश्यूज बताने वाला हूँ, वो डिस्प्यूट्स बताने वाला हूँ कि जो एडीआर के तहत ट्राई हो सकते हैं, जो इसकी डोमेन में आते हैं। ये लिस्ट जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये पंजाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट का फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है। ये इधर मैं आपके साथ
चैट में भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो, वरना आप लोग खुद इस एक्ट को देख के पढ़ लीजिएगा। ये इशू आ रहा है, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ, 3-4, होपफुली ये शेयर हो जाएंगे। ये एडवोकेट, आई एम सॉरी मिस्टर अशोक, मैं कॉन्टैक्ट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू डू सो। आप पाकिस्तान लॉयर वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट माय व्हाट्सएप नंबर एक्सेट्रा। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे शेड्यूल के अंदर मैंने आपको कुछ डिस्प्यूट्स बताए हैं जो कि एडीआर में जा सकते हैं। नंबर 1 अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर है डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंडर द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। यानी कि आपके कोई रेंट का मसला है, कोई किराएदारी का मसला है, तो वो भी आप कोर्ट में जाने से, रेंट ट्राइब्यूनल में जाने से पहले आप एडीआर में रेफर कर सकते हैं। नंबर 2, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग प्रीएम्पशन अंडर पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट। नंबर 3, dispute relating to possession of immovable property. Number 4, family disputes including guardianship and custody of minor children, यानी कि कस्टडी का भी, गार्डियनशिप का भी, जो फैमिली मामले हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, वो भी एडीआर में जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ये 2019 में ये डेवलपमेंट हुई है। तो आप अपने जो घरेलू मसाइल हैं, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड, गार्डियनशिप से रिलेटेड, वो आप घर के बड़ों को बुला के मीडिएशन वगैरह के थ्रू आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। इंस्टेड कि आप कोर्ट में जाएं, आप दोनों पार्टीज वकला को भी पैसे देंगी, आपस में आप लोगों का जो फैमिली का ऑनर और रिस्पेक्ट है वो भी खराब होगा। तो उससे बेहतर है आप इस तरह कर सकते हैं। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 साल ले जाती है मामले को इसको करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि जो 12 साल है, साल चलते हैं, यहाँ पे स्टे होते हैं, डिले होता है। तो इस तरह का डिस्प्यूट आप एडीआर से हल करवा लें तो इससे अच्छी क्या बात होगी, अगर टाइमली आपका डिस्प्यूट हल हो जाए। नंबर 5, डिस्प्यूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई चेक डिसऑनर का मामला है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई प्रोनोट प्रोमिसरी नोट का मामला है, टॉर्ट के केसेस हैं, मूवल प्रॉपर्टी रिकवरी करवानी है, आपने आपने कोई पैसों की रिकवरी करानी है, आपने, जो मैं छोटे छोटे मुकदमे आपको बता रहा हूँ जो हमारी सिविल कोर्ट्स में चल रहे होते हैं, जनाब इसने मेरा 50,000 रुपया देना है, लाख रुपया देना है, मेरी मूव प्रॉपर्टी देनी है, वो आप मामला कोर्ट में ले जाने से बेहतर है आप उसे एडीआर के थ्रू हल करवा लें। फिर डिस्प्यूट फॉर रिमूविंग न्यूसेंस, dispute involving recovery of money, cases relating to inheritance including declaration succession, declaration और succession की जो litigation है उसे भी आप avoid कर सकते हैं। disputes for rendition of accounts of joint property, rendition of accounts का मतलब होता है कि आपने render accounts करने होते हैं। joint property वो होती है जो एक से ज्यादा owners ने इकट्ठे ली हो, यानी कि 10 भाई हैं, 10 भाइयों ने मिलकर एक जमीन ली हुई है, उसका अगर आपने रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स करना है तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई मुझे अकाउंट्स, तो इस पे कितना खर्चा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उसे हम रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। उसका भी कोई डिस्प्यूट है वो भी आप एडीआर के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो। सो ये एक पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है और इतने मैटर्स हैं कि जो कि आप एडीआर के थ्रू रिजॉल्व करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द कोर्ट्स फॉर द यूजुअल कोर्स ऑफ लिटिगेशन। अदालतों में धक्के खाने से बेहतर है कि आप इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं आप उसको रिजॉल्व करवा सकें। फिर सेक्शन 3(2) के तहत बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो शेड्यूल्स में लिस्ट प्रोवाइड की गई है आप इन मैटर्स को एडीआर में रेफर कर सकते हैं। तो आज बेसिकली मैंने कोशिश की आपको एडीआर का ओवरव्यू भी दिया और मैंने कोशिश की कि पूरे 2 एक्ट्स मैंने आपसे एडीआर के कवर करवाए हैं। ये जिसके अंदर हमने पंजाब का एक्ट भी देखा है 2019 का, हमने फेडरल एक्ट भी देखा है 2017 का, आर्बिट्रेशन एक्ट का ओवरव्यू लिया है 1940 का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एडीआर की टाइप्स क्या होती हैं, एडीआर की कितनी किस्में हैं, उन किस्मों को डिस्कस किया, उनके डिफरेंसेस को डिस्कस किया, और कोई जो हेल्पिंग मटेरियल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग जो है उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों की और मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये था हमारा फिलहाल आज का सेशन। अब आप लोगों के कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, एडीआर से रिलेटेड या एक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों की माइक वगैरह का इशू है आप मुझे टाइप करके भी दे सकते हैं। इन जनरल अगर हम वैसे एडीआर की बात करें तो ये एक बेसिकली स्किल होता है निगोशिएशन मीडिएशन का। मैंने जो कोर्स किया एडीआर का यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से और एक दो और इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे उन्होंने ये हमें सिखाया कि आपने किस तरह पार्टीज को सुनना है। पार्टीज की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको दोनों पार्टीज का नुक्ता नज़र पता लगे। वहाँ पे आपको न्यूट्रल होना पड़ता है। आप जाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते केस में, प्रोफेशनली बिहेव करना होता है, दोनों पार्टीज को सुनना होता है, उनके पॉइंट्स आपने नोट करने होते हैं कि इस पार्टी, और आपने डिफरेंस करना होता है कि कौन सी पार्टी किस मामले पे लेके फ्लेक्सिबल है और किस मामले पे फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी कि क्या वो पार्टी इस मामले को लेके कॉम्प्रोमाइज कर सकती है और किस मामले को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। फिर आप उन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों पार्टीज के पॉइंट्स को। फिर उसके बाद आप दोनों पार्टीज को अपना अपना मशवरा देते हैं कि मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। उस प्रोसेस के थ्रू जो है आपका ये पूरा प्रोसेस चलता है सारा। आर्बिट्रेटर्स का भी यही रोल होता है। आर्बिट्रेटर्स के सामने दोनों पार्टीज के वकील आते हैं, अपने अपने दलाइल देते हैं, आर्बिट्रेटर्स सुनते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर अपना अवार्ड देते हैं। इसी तरह आप इवेल्युएटर के पास चले जाएं, आप किसी मीडिएटर के पास चले जाएं तो वो यही काम करेगा। जो कंसिलिएशन है उसके अंदर जो कंसिलिएटर या न्यूट्रल होता है वो आपको सजेशंस लिख के भी देगा। हमें ये टास्क दिया जाता था कि आप इन पार्टीज को सुने, उसके बाद आप ड्राफ्ट करें प्रपोजल। मैं दोनों पार्टीज को सुनूंगा, एक मीडिएटर इस तरह बिहेव करता है कि दोनों पार्टीज को सुनेगा, फिर वो प्रपोजल ड्राफ्ट करेगा, फिर वो दोनों पार्टीज को भेजेगा, और फिर दोनों पार्टीज को भेजने के बाद दोनों पार्टीज की रजामंदी आएगी तो मामला उसका हल हो जाएगा। और अगर नहीं हल होता तो फिर आप कोर्ट में भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन एज एविडेंस, आप अगर कोर्ट में अपना गुड जेस्चर देना चाहते हैं तो एज एविडेंस आप ये कर सकते हैं कि जनाब मैं एडीआर में मामला लेके गया था, आई रेफर्ड द मैटर टू एडीआर, एडीआर वाज अनसक्सेसफुल, henceforth आई हैव अप्रोच्ड द ऑनरेबल कोर्ट। आजकल कोर्ट्स का ये रुझान है, वो कहती हैं भाईजान क्यों आप मुंह उठा के आ गए, हमारे पास इतने केसेस पड़े हैं, आपका छोटा सा मुकदमा देखें, उसके अंदर जज आपका केस डिसमिस भी कर देते हैं। तो अगर आपने अपना केस डिसमिस इन लिमिने करने से बचाना है ना, तो आपने आर्बिट्रेशन या इसकी एडीआर की तरफ जाना जरूर है, कोशिश करनी है। अब तो ये चीज और ट्रेंड आ रहा है, कॉमन हो रहा है। अगर वो नहीं होता रिजॉल्व तो फिर आप कोर्ट में जाए, कोर्ट में को बताएं कि मैं एडीआर में गया और फिर भी मसला हल नहीं हुआ, इसलिए मैं कोर्ट आया हूं, ताकि कोर्ट और सीरियसनेस से और संजीदगी से आपका मामला सुनेगी। वरना आजकल कोर्ट्स का ये भी ट्रेंड है, अब एडीआर तो आ गया तो कोर्ट्स अपना हर मामला जो है ना जान छुड़ाने के लिए कहते हैं एडीआर में चले जाओ, एडीआर में चले जाओ, तो एडीआर में रेफर करने लग जाएंगे। ये भी अब फिर ट्रेंड इंक्रीज करेगा, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम में कैसे इवॉल्व करता है। यू आर वेलकम गाइस, आप लोग कमेंट्स में थैंक यू बोल रहे हैं तो कोई क्वेश्चन करें ना, तो फिर कोई बात बने कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ भी आई है इस तरह, तो आप लोग कोई पार्टिसिपेट करें ना, कोई क्वेश्चन आपके जेहन में है किसी भी किस्म का, आप बेझिझक आप पूछें, तो इंशाल्लाह आई होपफुली ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। जी शामिल सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम फहद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने सॉरी लेट ज्वाइन किया है। मैं सर इतना पूछना चाह रहा हूँ, मुझे जो अंडर समझ आई है वो क्या ये जो एडीआर है सेम इस तरह जैसे सूबाई मोहतसब या वफाकी मोहतसब के इदारे हैं ये काम करते हैं, इसी तरह ये एडीआर का जो है ये भी ऐसे ही काम करता है? नहीं, ये मुहतसब की तरह नहीं, वो एक सेपरेट मैकेनिज्म है। ओम्बुड्समैन की जो आप बात कर रहे हैं ना, ओम्बुड्समैन में अप्रोच जी करते जी हैं, वो भी एक पैरेलल सिस्टम ही है। कोर्ट्स को अप्रोच करने से पहले आप मुहतसब में जी जी। कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। वो तो वो मैकेनिज्म है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक हो गया ना। उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये वफाकी मुहतसब बना दी है कि आपकी वो कंप्लेन्स या क्यूरीज को जो है वो एंटरटेन करेगी। एडीआर में तो पार्टीज को ये डिस्क्रेशन दी गई है, पार्टीज को इख्तियार दिया गया कि आप अपनी मर्जी के एक्सपर्ट्स दोनों पार्टियां चूज करें और अपना मामला ले जाएं।
जरूरी नहीं कि आप मोहतसब में जाएंगे तो दूसरी पार्टी कोई प्राइवेट पर्सन है, हो सकता है आपका गवर्नमेंट के खिलाफ केस हो, तो भी तो आप मोहतसब में जाएंगे ना। तो वो ये चीज है इसका, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंस जी है जी। इसका जुरिस्डिक्शन का, डोमेन का। अच्छा, तो इन्होंने जो एक्सपर्ट चूज करने होते हैं देर आर मतलब लॉयर्स ही हैं, करते ही नॉट अपनी मर्जी के बंदे करते हैं। नॉट नेसेसरीली, लॉयर्स भी हो सकते हैं, कोई और एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फील्ड एक्सपर्ट हो सकता है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी और जो फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना उस पेशे से रेलिवेंट, मिसाल के तौर पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, आप सिविल इंजीनियर को हायर कर लेते हो कि भाई आप जो है मीडिएट करवाएं, आपको इस मामले का पता है। कोई उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है। और जो मैंने आपको वकील का बताया ना, वो मैंने आपको न्यूट्रल्स का बताया। गवर्नमेंट ने इस अच्छा एक्ट के तहत 2017 के न्यूट्रल्स को स्पेसिफाई कर दिया हर डिस्ट्रिक्ट के। वो वकला जिनका 7 साल से ज्यादा तजर्बा है उनको आप हायर कर सकते हैं। उसके अलावा जिन मीडिएटर्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है ना, जो कि एक्रेडिटेड हैं, वो आप जब भी आप सर्च करेंगे ना उधर लिखा होगा कि वी आर, ये मैं आपके साथ टर्म यूज कर रहा हूँ, एक्रेडिटेड मीडिएटर्स, यानी कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। किसी प्राइवेट बंदे के पास वैसे मुंह उठा के नहीं जाना, क्योंकि उसके कोई अथॉरिटी नहीं है। ये जो एक्रेडिटेड है ना, ये रिकॉग्नाइज्ड होता है, इसको आप आगे कहीं एविडेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज है। और इसका मतलब सर कि डॉक्यूमेंटेशन। सीनियर लॉयर ही जा सकते हैं फिर? जी जी। तो आप किसी जो सीनियर लॉयर जूनियर को है जिसके 2-3 साल का है, हम्म। वो एक्रेडिशनल के लिए नहीं नॉमिनेट हो नहीं सकता है ना? तो नहीं जिसका नहीं नहीं, 2-3 साल का अभी है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखें, मैंने आपको हेलो। बताया कि जी जी, मुझे आपकी समझ आ गई क्वेश्चन की। मैं आपको बताया ना, जैसे सिर्फ एक मोड है जो कि बाइंडिंग है, वो है आर्बिट्रेशन। ठीक हो गया, यानी कि आर्बिट्रेशन दोनों पार्टीज में बाइंडिंग है। और जो बाकी मोड्स है वो बाइंडिंग नहीं है। मीडिएशन, नेगोशिएशन वकील भी करवा सकते हैं और उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। मैंने तो आपको न्यूट्रल्स का बताया कि ये वो मखसूस लोग हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जब गवर्नमेंट अपॉइंट करने लगे तो गवर्नमेंट इनका 7 साल का राइट। तजर्बा देखती है। तो ये अलग कैटेगरी है गवर्नमेंट अपॉइंटेड। जो सही प्राइवेट है। लोग हैं वो अलग होते हैं। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं भी जी ठीक है। मीडिएशन करवा सकता हूँ दोनों पार्टीज के दरमियान। उसके लिए करेंगे क्या, हम एक अच्छा। एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, उसमें मैं पार्टीज के साइन लूंगा, उसको कहीं वो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह मौजूद हो कि ये पार्टीज ने खुद कंसेंट की थी और मुझे एज मीडिएटर अपॉइंट किया था। ठीक हो गया। वो फिर हमने जब कोर्ट में आगे उसको एनफोर्स जी जी। करवाना है, वो फिर हम एप्लीकेशन और वो जो एग्रीमेंट है वो हम जमा करवा सकते हैं। राइट है, तो सर वो जो एग्रीमेंट है वो आम 300-400 वाले काम पे हो सकता है, जो नॉर्मल उसकी एग्रीमेंट वाले होते हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिंपल एग्रीमेंट होता है ना, उसमें पार्टीज का कंसेंट लेना जरूरी होता है। और वो फिर आपने उसको जो है हैं। जी आपने जी अपने बिल्कुल, क्योंकि सर सर्टिफाइड, जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अशोक भाई। वो कोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की वो सर्टिफाइड जो सर्टिफाइड रिक्वायरमेंट है वो मीडिएटर पूरी हो कैसे जाती बनाया जा सकता है? सर एक एक करके, अशोक भाई 1 मिनट वेट करें, मैं सर का क्वेश्चन जी 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 सर जी। आप बताएं अपना एडवोकेट। है। जी सर, मुझे काफी हद तक क्लियर हो गया है। आपने फरमाया कि वो करारनामा वगैरह जो हम उससे कर लेते हम्म। हैं, वो उधर है हमारी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो ना एप्लीकेबल हो जाएगी, इसी तरह ना सर? जी जी, बेसिकली जिस तरह अच्छा, पावर ऑफ लास्ट। अटॉर्नी लेते हैं उसमें भी वही होता है ना, पार्टी जी बता जी। रही होती है कि ये नुमाइंदा है, तो इसी तरह दोनों पार्टी से आप एक उनसे एग्रीमेंट करवा लें, करारनामा करवा लें कि जी हम अपना मीडिएशन में आपको जो है वो नॉमिनेट करें और आपसे करवा रहे हैं, ताकि अगर मीडिएशन फेल भी होती है और आपका मशवरा एक तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, दूसरा एक एविडेंस मौजूद होगा। फिर वरना लोग ये करते हैं कि जनाब हमने करवाई थी, उसका कोई प्रूफ ही नहीं। आजकल आपको प्रूफ रखना जरूरी वेरी है, फाइन। ताकि कोर्ट में आप इसको प्रेजेंट तो वेरी एटलीस्ट कर फाइन। सकें। प्रिसिजन मेडिसिन में यूज किया था, तो आजकल सर एआई का दौर है, तो हम्म। एआई से हम ये डिसीजन को हो सकते हैं कि कोर्ट के अकॉर्डिंग। फहद आपकी आवाज कट रही है, एआई के बाद आपने क्या बोला है? सर मैंने कहा ये नेगोशिएशन मेडिसिन का हम्म मेडिटेशन का आपने कोर्स, ठीक है, हम्म हम्म जिसके वैल्यूएटर आपने बताया होते हैं या मेडिएटर होते हैं, ताकि आप सेंस कर सकें, उससे आपने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस भी की थी। हम्म तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आजकल चूंकि सर एआई टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जनरल ड्राफ्टिंग वहां से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि सर मैंने पीपीसी के कुछ सेक्शंस के हवाले से कुछ आर्गूमेंट्स निकाले थे, तो बड़े ही प्रिसाइज और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के निकले थे। तो व्हाई नॉट, क्या हम ये जो निगोशिएशन मेडिएशन है
या जो अभी ये कोर्स है ये वहां से भी ड्राइव हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, एआई आपकी सहूलियत के लिए बना है। अब एआई को यूज करने का तरीका आना चाहिए। मिसाल के तौर पे एआई एक आपको जेनेरिक ड्राफ्ट बना के दे सकता है, उसको टेलर करना पार्टीज के वाले से आपका काम है। हम मीडिएटर्स और एआई में फर्क ये कि हम जो इमोशनल एलिमेंट है ना इंसान के नेचर का, वो हम सेंस कर सकते हैं। हम इमोशनली चीजों को देख सकते हैं, जी हम जी। उसके अलावा मॉरली चीजों को देख सकते हैं। एआई के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर आप एआई की हेल्प लें, जरूर लें, आज के दौर में जरूरी है, मैं खुद रिलाई करता हूँ। तो उसमें ये कि आप उसको सिचुएशन के हवाले से टेलर कर सकें। वो जैसे स्कूल में हम एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिखते थे, वो यही ना हो कि वही एप्लीकेशन हर जगह लगा रहे हैं। उसको टेलर करके, ड्राफ्ट करके, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके वो आप उसको कर सकते हैं। जी जी जी, वो बिल्कुल आप कह रहे हैं, वो रिजर्व रिजर्व है। वो चीजें तो जाहिर है कि आप इन पर्सन, तो बाकी जो जनरल आर्गूमेंट्स है वो तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। कोई मसला नहीं जी। अशोक भाई, आपका क्या सवाल था? सर मेरा ये सवाल था कि अथोराइज्ड मेडिएटर के लिए कौन सा कोर्स होता है और कौन सा इदारा उसको सर्टिफाई करता है? सर, ऑथराइज मीडिएटर के लिए ना एडीआर सेंटर्स बन गए हैं। ठीक हो गया। कुछ सेंटर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एडीआर इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं। आप उन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड हैं। जैसे कोर्ट ऑफ आर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होती हैं, लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, और सेंटर्स मौजूद हैं। तो वो जो सेंटर्स हैं ना, इंटरनेशनल भी मौजूद है, डोमेस्टिक भी। आप उसकी वेबसाइट वगैरह से लिस्ट निकाल लें कि कौन कौन से सेंटर्स हैं पंजाब में या कहाँ काम कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लें। वो कुछ आपसे फीस लेंगे, आपको कोर्स करवाएंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। उसमें लिखा होता है कि आप एक एक्रेडिटेड मीडिएटर बन गए। जिस तरह हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का या इस तरह का कोर्सेज होते हैं ना, इसी तरह ये मैक्सिमम 2-3 महीने का शॉर्ट कोर्स होता है। ये करने के बाद आप एक मीडिएटर बन जाते हैं ऑफिशियली, और फिर वो आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। अच्छा सर, वो गवर्नमेंट से अगर फॉरेन से करे या प्राइवेट इदारे से किसी से ऑनलाइन करे हम्म। तो गवर्नमेंट उसको मानती है? जी जी, बिल्कुल। आपने उस इदारे से करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। गवर्नमेंट सही। नोटिफाइड आप ढूंढेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। फॉरेन का तो फिर क्या ही बात है ना, वो इंटरनेशनल लेवल के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से अगर आप करें, लेकिन वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जैसे सीआईए है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स है, उसके उसके अलावा और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो है ना, उसके थ्रू अगर करें तो वो एक टॉप क्लास चीज है, बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो वो उस कैटेगरी में वो आ जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। कोई मसला नहीं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक मिनट में जरा ये चैट देखता हूँ। कोर्स टाइटल। सर, अगर कोई पार्टी एडीआर के अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो फर्स्ट अपील कहाँ करेगी? देखें, मैं आपको जैसे बताया कि एडीआर का जो अवार्ड है ना, एडीआर का अवार्ड नहीं, आर्बिट्रेटर का अवार्ड होगा। जो आर्बिट्रेटर का अवार्ड है वो फाइनल है, और दोनों पार्टीज को मानना होता है। अगर पार्टीज उसको नहीं मानती तो फिर आप उसको जो है एडी जो उसको कोर्ट में आप चैलेंज फिर कर सकते हैं। वो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर आता है। उसकी मेरे ख्याल से फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील नहीं है। मैं अभी आर्बिट्रेशन एक्ट देख के आपको बताता हूँ। अवार्ड की भी बल्कि नहीं है। जो आप इसके अंदर ये चीज़ है, कोर्ट को इख्तियार दिया गया है। अवार्ड हो जाता है, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है उस अवार्ड को, कोर्ट उसको वो जो है ना वो कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट देती है, वो अपीलेबल ऑर्डर हैं, अंडर सेक्शन 37 है। आप नोट कर लें, आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 37, उसमें कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि जिसपे फर्स्ट अपील है, अदरवाइज नहीं है। जिस तरह मैंने आपको एडीआर लॉ बताया, उसमें भी फायदा क्या एडीआर का? अगर आपने अपील का राइट दे दिया तो फिर तो वो मकसद वो नहीं रहा। तो उसका ये है, तो आपके पास ये ऑप्शन है ना, आप जो है वो ना माने आप एडीआर का फैसला, कोर्ट में केस दायर कर दें। ये तो अल्टरनेटिव रेमेडी है, मैंने आपको बताया। कंफ्यूज होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव रेमेडी, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो ना सही। दोनों पार्टीज की रजामंदी जरूरी है।
पहले आपने रजामंदी देनी है, अगर आप रजामंदी नहीं देंगे तो कोर्ट में केस चलाएंगे। लेकिन अगर आपने रजामंदी दे दी तो वो तस्वुर आप वही करें ना कि जिस तरह आप कोर्ट में गए होते हैं, बस उसका फर्क ही होगा कि जल्दी से आपका फैसला हो जाएगा, आपका जल्दी से जो है वो आपको जस्टिस मिल जाएगा। सर डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड डीआरसी, डीआरसी की एब्रीविएशन यहाँ पे डिफरेंट मैंने सुनी है, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से सेंटर की आप बात कर रहे हैं। आप अगर जरा मुझे ना इसकी एब्रीविएशन बता सके तो मैं आपको बता देता हूँ मुजीबुल्लाह। और दूसरे कोई क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। अच्छा तहमीना डिफरेंस ये है, देखें मीडिएशन के अंदर एक बंदा होता है, थर्ड पार्टी होता है, दोनों को वो मशवरे दे सकता है, वो सोल्यूशन नहीं दे सकता, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता और उसका फैसला बाइंडिंग नहीं होता। उसका काम सिर्फ मशवरे कराना, सुलह सफाई करवाना है, जैसे आपके खानदानी लड़ाइयों में घर के बुजुर्ग का काम होता है। आर्बिट्रेशन में प्रॉपर आर्बिट्रेटर्स का पैनल होता है जो कि फैसला देते हैं, उसे हम अवार्ड कहते हैं, और वो अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होता है। तो इसमें ये फर्क है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर दे या मुझसे पूछ सकता है। कोर्स पाकिस्तान में होता है कितनी ड्यूरेशन? डिस्प्यूट, हाँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल, एडीआर तो देखिए ना, एडीआर तो मैंने आपको बताया एक ब्रॉड टर्म है। एडीआर ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं। जो 2017 का एक्ट है उसमें बताया हुआ है कि इसमें ये भी है, मीडिएशन भी है, नेगोशिएशन भी है, वो भी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल एक मखसूस बॉडी है, काउंसिल है, जिसका काम है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो ADR is a proper system, it is a proper mechanism, it is an alternative dispute resolution system, while DRC और द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल इज अ प्रॉपर बॉडी। जैसे फहद भाई ने पहले ओम्बुड्समैन की बात नहीं की, उस तरह मैंने आपको एडीआर सेंटर्स का नहीं बताया, इसी तरह ये डीआरसी भी एक बॉडी है जिसका मकसद यही है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। सर कोर्स पाकिस्तान में होता है कितने? फहद भाई ये ना 2 महीने का मैक्सिमम होता है, 3 महीने का होता है, ये डिपेंड करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का थोड़ा लेंथी होता है, जो कि लोकल है यहाँ पे वो आपको एक रजब है, महीने में भी करवा देंगे। दुआ पड़ी हुई है, दुआ पड़ी हुई है। ये है जो आप एडीआर का, मैं आपको एक मेजर इंस्टीट्यूट यहाँ पे बता दूं ना तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये पाकिस्तान में मशहूर है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, CIARB। ये आपके जो एडीआर मैकेनिज्म है उनको देखता है। इनका इधर जौहर टाउन में दफ्तर भी है, एडीआर इनिशिएटिव भी है, और भी सेंटर्स मौजूद हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे ना साथ ही आ जाएगा, आपने देखना है कि कौन कौन से मौजूद हैं। अब मीडिएशन ट्रेनिंग कोर्सेज आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, वो भी आपके पास आ जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं। लाहौर की हद तक मैं आपको बता देता हूँ, लाहौर की हद तक इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज़ है, ICLS, ये करवा रहे हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, इसके अंदर उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जिसने कोर्स करना है वो इधर से देख सकता है, और भी नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको वो जो है मिल जाएगा। तो अगर और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, वरना हम फिर अब सेशन कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ, अगर क्वेश्चन नहीं